साथियों नमस्ते। मैं हूं ज्ञानेश वाकुड़कर। खबर दस्तक में हम बात करेंगे फिर से शरद पवार जी के मामले में। महाराष्ट्र की बात है और महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति में शरद पवार इस नाम को एक बड़ा महत्व है। वो क्या करते हैं, किसके साथ में जाते हैं, क्या बोलते हैं और कैसी मूव करते हैं पॉलिटिक्स में, कौन से समय में क्या निर्णय लेते हैं, इसके मामले में शरद पवार जी के बारे में तो कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ये भी मजाक मजाक में बोला जाता है, हंसी मजाक में, कि शरद पवार साहब क्या करते हैं ये शायद उनके मतलब दाएं हाथ को बाएं हाथ की खबर नहीं होती और बाएं हाथ को दाएं हाथ की खबर नहीं होती है। लेकिन वैसे ही मामला यह है कि जिस महा विकास आघाड़ी की निर्मित शरद पवार साहब ने की थी, उनमें उनका उसमें उनका बड़ा रोल था। उस महाविकास आघाड़ी का निर्माण करने के बाद में महाराष्ट्र में पूरा सत्ता का समीकरण बदल गया, देश में सत्ता का समीकरण बदल गया। राजनीति कैसे की जा सकती है, इस मामले में पूरे देश को एक दिशा शरद पवार ने दिखाई। उद्धव ठाकरे भी उनके साथ में थे, फिर कांग्रेस वालों ने भी उनको साथ दिया। ये बात अच्छी अलग बात है। लेकिन शरद पवार उस महाविकास आघाड़ी के कर्ता धर्ता थे, भीष्म पितामह थे। लेकिन लोकसभा में जो रिजल्ट आए उसके बाद में ये जो महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव में जो जिस तरीके से बुरा हाल हो गया है, वो देखते हुए फिर से अलग अलग अटकलें लगना शुरू हो गया है। उद्धव ठाकरे के मामले में भी उनके भी स्टेटमेंट्स कुछ अलग आते हैं। फिर शरद पवार के भी कुछ स्टेटमेंट्स अलग आए हैं, सुप्रिया ताई सुले के आए हैं, रोहित पवार के कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे आए हैं कि डाउट क्रिएट हो सकता है। अब एक बात है कि भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करने में, अफवाहें फैलाने में, और महाविकास आघाड़ी को या कोई भी उनके विरोधी है तो उनको हमेशा नीचा दिखाने के लिए उनमें कोई फूट है, झगड़े है, ऐसा छोटा सा भी हो जाता है तो ये बहुत बड़ा बवाल मचा देते हैं, क्योंकि मीडिया उनके साथ में है। दलाल मीडिया बोलेंगे उनको, तो दलाल मीडिया तो उनके साथ में है। जो पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं कांग्रेस के फेवर में या जनतंत्र के फेवर में या बीजेपी के विरोध में, बीजेपी की विकृति के विरोध में, तो वो सोशल मीडिया है, पैरेलल मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उन्होंने ये लड़ाई लड़ी है। अब बात अपन कर रहे हैं शरद पवार साहब की भूमिका क्या होगी। क्या वो आरएसएस के साथ मतलब बीजेपी के साथ में जाएंगे, क्या वो मोदी जी के साथ में जाएंगे, क्या उनकी बेटी मिनिस्ट्री में अब बर्थ पाएगी, क्या होगा, इस मामले में बहुत सारी चर्चाएं हैं, बाजार गर्म है। और शरद पवार ने भी कुछ स्टेटमेंट ऐसे दिए हैं, उन्होंने ये बोला है आरएसएस की तारीफ की है। मतलब आरएसएस की तारीफ की है तो किसकी तारीफ की है? शरद पवार अगर ऐसे मौके पे आरएसएस की तारीफ करते हैं कि तो थोड़ा सा डाउट क्रिएट होना ये लाजमी है। और दूसरी बात क्या है कि शरद पवार का हमेशा का राजनीतिक इतिहास भी ऐसे ही रहा है कि वो कहाँ चले जाएंगे और कहाँ भाग जाएंगे और किसका साथ छोड़ देंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है। क्रेडिबिलिटी का सवाल शरद पवार के साथ में हमेशा से बना रहा, और इसीलिए शरद पवार का नेतृत्व राष्ट्रीय लेवल का होने के बावजूद उनपे किसी ने भरोसा नहीं किया। नहीं तो वो कब के प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे। प्राइम मिनिस्टर की रेस में शरद पवार साहब थे, कई बार थे। और उनकी जो समझ है राजनीति की, राष्ट्रीय राजनीति की, सोशल भी समझ, तो ये तो सवाल ही नहीं आता। इसके मामले में कोई ऑब्जेक्शन नहीं ले सकता, कोई उंगली नहीं उठा सकता। मेन बात यह है कि शरद पवार साहब ने आरएसएस की तारीफ की तो क्या किया है, गलत किया सही किया? उन्होंने क्या बोला, एक मीटिंग में कार्यकर्ताओं की मीटिंग में उन्होंने कार्यकर्ताओं के सामने, जनता के सामने भी समझ लीजिए, ये बोला है कि आरएसएस के पास में संगठन था, है, कमिटेड संगठन है, अच्छे कार्यकर्ता है, और वो हमारे पास में नहीं है। तो ये क्या तारीफ करना गलत है क्या शरद पवार ने जो आरएसएस की तारीफ की? तो मुझे लगता है कि इसमें तो कोई गलत नहीं है स्टेटमेंट, क्योंकि आरएसएस की भूमिका गलत हो सकती है। आरएसएस की विचारधारा विकृति से भरी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। सारा जो भी, जिसका भी सत्सद विवेक जागरूक है, जिसकी भी बुद्धि, जिसका भी दिमाग अभी किसी के पास गिरवी नहीं रखा है, वो हर आदमी मानता है, हर आदमी समझता है कि आरएसएस की विचारधारा विकृत है, आरएसएस की विचारधारा विभाजनवादी है, आरएसएस की विचारधारा द्वेष फैलाने वाली है। इसमें कोई शक नहीं, देशद्रोही विचारधारा है, इसमें कोई शक नहीं, उनका इतिहास भी वही है। लेकिन एक बात तो किसी भी कीमत में हमें मानना पड़ेगा कि आरएसएस के पास में कमिटेड कार्यकर्ता है,
वो भले ही चोरी करने के काम में आए, वो भले ही डाका डालने के काम में आए, वो भले ही अंगार लगाने के काम में आए, वो भले ही लोगों को बर्बाद करने के काम में आए, वो भले ही किसी की थाली में मिट्टी डालने के काम में आए, ये ठीक है, या फिर रायता फैलाने की बात करते हैं तो उस काम में आ जाए, लेकिन कमिटेड लोग तो है। जैसे आतंकवादियों के पास में कमिटेड लोग होते हैं, 4 लोग भी है तो अमेरिका का भी अध्यक्ष डरेगा उनको, क्योंकि वो कमिटेड है, वो जान पे तैयार रहते, जान देने के लिए तैयार रहते हैं। आत्मघाती पथक जिसे बोलते हैं तो वो तो है ही, आप लोगों को मालूम है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि शरद पवार साहब ने आरएसएस की जो तारीफ की है तो उसमें कोई शक नहीं, उन्होंने कोई गलत नहीं बोला है, ये हमें सोचना होगा। ये सभी संस्थाओं को, और जो आरएसएस का विरोध करती है, मैक्सिमम इसमें आरएसएस और बीजेपी का विरोध करते समय हमारे पुरोगामी या प्रोग्रेसिव विचारों वाले जो लोग हैं वो खुद को बम्बन करके हमेशा वह बम्बनों ने ऐसा किया, बम्बनों ने हमको बेवकूफ बनाया, ब्राह्मण लोगों ने हम इतने दिन में हमें गुलामी में रखा। तो ये बात ठीक है, उन्होंने किया है, हर आदमी करता है, हर आदमी करता है जो आगे है, और उसके मन में अगर बेईमानी है तो वो तो करेगा, इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि हम अगर 85% है तो 3% 4% लोगों के बहकावे में आ जाए और उनकी चापलूसी करने लग गए, उनकी गुलामी करने में लग जाए, या फिर आठवले जैसे या पासवान जैसे या मायावती जैसे उनके जूते पॉलिश करने के काम में लग जाए, ऐसा तो नहीं करेगा ना कोई। क्यों भाई, उन्होंने बोला, क्या बोला वो तो करेगा, वो अपने को बेवकूफ बनाएगा। मगर मायावती ने भी एक अच्छा इतिहास बनाया था, ठीक है। कांशीराम जी के मामले में तो बिल्कुल सही है। कहने का मतलब क्या है, हमारे रामविलास पासवान जी भी बहुत बड़े नेता थे, मगर क्या बिक गए ना, लालच में आ गए ना, तो फिर इन लोगों को क्या बोले। कहने का मतलब ये जो है कि हमारे नेता ही अगर कमिटेड नहीं है विचारों के प्रति, विचार बीजेपी के इतने बुरे हालात होने के बावजूद गडकरी कभी डामाडोल नहीं हुए। उनको एक बार पूछा था किसी ने कि कांग्रेस में आ जाओ, तुम जैसा नेता कांग्रेस में चाहिए, तो उन्होंने बोला था कि मैं एक बार आत्महत्या करूंगा लेकिन कांग्रेस में नहीं जाऊंगा। तो ये कमिटमेंट है, सही है, भूमिका उनकी गलत है ये बात नहीं है, कमिटमेंट। तो शरद पवार ने जो बोला कि भाई आरएसएस के पास में संगठन है, आरएसएस के पास में कमिटेड लोग हैं, और जैसे ही लोकसभा का चुनाव आया अप्रत्याशित रूप से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया, तो हमारे कार्यकर्ता और हमारे नेता गलत फहमी में चले गए, हमारे नेता ओवर कॉन्फिडेंस में चले गए, और ओवर कॉन्फिडेंस में जाने की वजह से हम अपने मस्ती में चूर रहे, और बीजेपी वाले और उनके सहयोगी लोग विधानसभा की तैयारियों में जुट गए, अपनी गलतियां ढूंढी उन्होंने, और उस पर कैसे कब्जा पा सकता है, उसकी से आगे कैसे बढ़ सकते हैं, उसको काबू में कैसे ला सकते हैं। तो इस मामले में उन्होंने बारीकी से नियोजन किया, अमल किया, पैसा भी खर्च था, पैसा तो था उनके पास में, पैसा खर्च भी किया, इधर भी पैसा था या नहीं ये नहीं मालूम, मगर नेताओं ने कभी निकाला नहीं पैसा। बड़े जो नेता है पार्टी के लिए किसी ने नहीं निकाला, ऊपर से अगर पार्टी से कोई फंड आ गया होगा तो वो अंदर कुछ 50% अपने जेब में या 20% अपने जेब में या 60, यही काम किया नेताओं ने, कई नेताओं ने। अपने पार्टी के उम्मीदवार के लिए पैसा खर्च करने वाला कांग्रेसी नेता या शिवसेना का नेता उद्धव ठाकरे के मैंने अभी तक मैंने सुना नहीं है, अगर होगा तो बहुत अच्छी बात है। मगर बीजेपी ने खर्च किया, बीजेपी ने खुद खर्च किया, आरएसएस ने मेहनत की, और इसका नतीजा ये है। तो शरद पवार साहब ने जो कहा वो सही बात है, गलत तो कुछ नहीं है, बुरा लगने की भी कोई बात नहीं। और ये कहा इसका मतलब वो चले जाएंगे बीजेपी के पास में, ये तो नहीं हो सकता। इस बात से हम लोग अंदाजा नहीं कर सकते या अनुमान नहीं लगा सकते। लेकिन और दूसरी बात है, फिर भी बातें तो चलती रहती है। सुप्रिया सुले ने भी फडणवीस की तारीफ कर दी कि बोले मुख्यमंत्री है, एक ही आदमी काम कर रहा है, बाकी मंत्रिमंडल सो रहा है। तो ठीक है, सुप्रिया सुले ने भी बोला होगा, वो तो उतना सही नहीं है लेकिन बोल दिया उन्होंने। या रोहित पवार ने भी बोला कि भाई अगर पार्टी बीजेपी के साथ जाना चाहती है तो वो सब, या अजित पवार के साथ में कोई ये हो जाता है विलीनीकरण, तो फिर वो क्या है, ऊपर के नेता है वो डिसीजन लेंगे, हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ऐसा उन्होंने जो बोला है। तो इससे भी गलत फहमियां पैदा हो जाती है। उद्धव ठाकरे के स्टेटमेंट्स भी वैसे है कि भैया आघाड़ी नहीं चलेगी, महाविकास आघाड़ी नहीं चलेगी। और फिर कांग्रेस ने और बाकी लोगों ने भी बोल दिया है कि महाविकास आघाड़ी का प्रयोग खत्म हो गया है। अब अलग अलग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, वो विषय अलग है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि शरद पवार चले जाएंगे, क्योंकि अभी फिर शरद पवार का एक स्टेटमेंट भी आया है, एक मीटिंग में उन्होंने बोल दिया है शरद पवार साहब ने कि भाई जो भी है मैं नहीं जाऊंगा।
ठीक है हमारी हालत बहुत खराब है, और उन्होंने बोला है कि भाई जो भी है, कितने भी बुरे हालत होंगे, मैं कार्यकर्ताओं के वो साथ में लेके पार्टी बनाना चाहूंगा। वो चुनाव के बदले उन्होंने एक स्टेटमेंट बहुत बढ़िया दिया है, बहुत अच्छा दिया है। उन्होंने बोला कि कार्यकर्ताओं ने भी ध्यान देना चाहिए, और मैं खुद भी मानता हूं कि भाई इलेक्शन के बजाय अपने विचारों के प्रति निष्ठा ये बहुत जरूरी, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, और विचारों के लिए हमने काम करना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने बोला कि मैं जाऊंगा नहीं, मैं रहूंगा। तो ये तो बात पक्की है, ऐसा लगता है कि शरद पवार साहब नहीं जाएंगे। हालांकि उनका इतिहास ऐसा नहीं रहा है कि आज क्या बोलेंगे और कल क्या करेंगे, ये कोई भरोसा नहीं है। लेकिन फिर भी उम्र के इस पड़ाव पर मुझे लगता है कि हो सकता है शरद पवार गंभीर होंगे, और सेंटर में भी कोई इतनी अच्छी पोजीशन नहीं है। ये सिर्फ माहौल है, ये बनाते हैं, दिखाते हैं। जो दलाल मीडिया हमेशा मोदी शाह की चापलूसी करने में लगा हुआ रहता है, तो इसलिए हम लोगों को भी कभी कभी लगता है, मतलब जनता को भी लगता है कि कुछ गड़बड़ है, मगर ऐसा कुछ होगा नहीं। दूसरी बात ये भी है कि जयंत पाटिल जो है उनके प्रदेश के अध्यक्ष, जयंत पाटिल जो है राष्ट्रवादी के महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष है, उन्होंने भी बोल दिया है कि हम कहीं नहीं जाएंगे, और जाना ही रहता तो मैं पहले ही चला जाता, अब कोई जाने की जरूरत नहीं है, मैं पवार साहब के साथ में रहूंगा, हम अपनी पार्टी बढ़ाएंगे, लोगों के साथ में जाएंगे, नए तरीके से पार्टी का संगठन करेंगे। और इसीलिए डरेंगे नहीं, जो भी है जेल जाना है, जहां जाना है जाने के लिए तैयारी है। और ऊपर में जो हम माहौल है, इससे भी मुझे लगता है कि ये बात से तो कम से कम इतना है कि शरद पवार नहीं जाएंगे, और जाना भी नहीं चाहेंगे, जाना भी नहीं चाहिए। जयंत पाटिल ने बोल दिया तो ये भी बड़ी अच्छी बात है, और कहीं कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। बीजेपी वालों का काम बीजेपी वाले करते रहेंगे, क्योंकि उनके पास में कोई मेरिट नहीं है, उनके पास में अच्छे लोग भी नहीं है। पूरे 70-80% तो कांग्रेसी लोग है, तो उनके भरोसे पे ये अपना संसार चला रहे। बच्चा अपने नाम से होता है, मगर आदमी तो बाहर का होता है। तो इस तरीके से बीजेपी का कारोबार है। ये नहीं बोलना चाहिए था, मगर सच्चाई है। इसलिए किसी के बाप को भी ये चुरा लेते हैं। सरदार पटेल हमारे हैं, तो कभी सुभाष चंद्र बोस हमारे हैं, तो कभी स्वामी विवेकानंद हमारे हैं, यहाँ तक कि सावरकर भी हमारे हैं बोलते हैं। हालांकि सावरकर का विचार इनके इसमें नहीं है, बिल्कुल ये चल ही नहीं सकता। सावरकर के विचार तो इनके विरोधी है, और पहले से संघ की निर्मिति भी ये हिंदू महासभा के विरोध में ही हुई थी। खैर छोड़िए, वो आज का विषय नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि शरद पवार साहब नहीं जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं और विचारों के साथ में। लेकिन एक बात है कि आरएसएस के पास में जो कमिटेड लोगों की फौज है, तो वैसे ही फौज कांग्रेस के पास होनी चाहिए, राष्ट्रवादी के पास में होनी चाहिए, किसी भी स्वाभिमानी और सामाजिक संगठन के पास में भी होनी चाहिए, जो आज हमारे पास में नहीं है। ये हमें मान लेना चाहिए, हमें समझ लेना चाहिए, और गलतियों को सुधारते हुए आगे बढ़ना होगा, तभी तो कुछ हो सकता है। अन्यथा जो है वैसा ही चलता रहेगा। तो आज की बात यहीं पे खत्म करता हूँ। धन्यवाद।